नमस्ते दोस्तों। हमारा जो चैनल है इससे अक्सर हम धार्मिक पोस्ट प्रसारित करते हैं, भागवत भक्ति का प्रचार प्रसार। लेकिन मेरे मित्रों ने कहा कि जब हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो कुछ अपने अनुभव की कुछ सीख, कुछ जो हमें नॉलेज हम किसी अपने और साथियों से शेयर कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना NABH पर वीडियो बनाई जाए। NABH क्या है और NABH में कितने, जो 5th एडिशन आया है इस समय जो लागू हुआ है, उसमें कितने चैप्टर होते हैं और प्रत्येक चैप्टर में कितने स्टैंडर्ड्स होते हैं, हम इस पर बात करें। और फर्स्ट चैप्टर के 5 स्टैंडर्ड्स का भी आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो फिर इसके क्रम में आपको बना सकूं। और मानिएगा मैं आपको पूरा का पूरा 5th एडिशन NABH का इसी तरह से आपके साथ चर्चा करेंगे, आपको भी आ जाएगा और हमें भी आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले NABH क्या है। NABH की फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, NABH। अब NABH में वो हमने जब NABH को जब हम पढ़ते हैं, ये स्टैंडर्ड्स को पढ़ते हैं, तो इसमें कितने चैप्टर के थ्रू हमें जाना होता है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा भाई कितने चैप्टर होते हैं। तो इसमें होते हैं 10 चैप्टर। कितने चैप्टर होते हैं इसमें? होते हैं 10 चैप्टर। और 5th एडिशन में, हर एडिशन में कुछ ना कुछ चेंजेज होते हैं। 5th एडिशन में भी चेंजेज अपने यहाँ हुए हैं। अब हम आते हैं कि 10 चैप्टर कौन कौन से होते हैं। ठीक, एक एक करके पढ़ते हैं, आप मेरे साथ दोहराइए। चैप्टर 1 एक्सेस असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, AAC। एक बार फिर दोहराएंगे। चैप्टर नंबर 1 एक्सेस असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, AAC। फिर चैप्टर नंबर 2 केयर ऑफ पेशेंट। मेरे साथ फिर दोहराइए। केयर ऑफ पेशेंट, COP। आगे चलें। चैप्टर नंबर 3 मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, MOM। मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, MOM। चैप्टर नंबर 4 पेशेंट राइट एंड एजुकेशन। चैप्टर नंबर 4 क्या है? पेशेंट राइट एंड एजुकेशन, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? PRE। चैप्टर नंबर 5 हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। चैप्टर नंबर 5 हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, HIC। चैप्टर नंबर 6 पेशेंट्स सेफ्टी एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, PSQ। एक बार फिर दोहरा लें। चैप्टर नंबर 6 पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, PSQ। चैप्टर नंबर 7 रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, ROM। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ROM। चैप्टर नंबर 8 फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी, FMS। चैप्टर नंबर 8 फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी, FMS। चैप्टर नंबर 9 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। चैप्टर नंबर 9 क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, R क्या हुआ? HRM। अब आइएगा चैप्टर नंबर 10 पर, लास्ट है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, IMS। अब क्या हुआ? ये 10 चैप्टर 4 मिनट 55 सेकंड में 10 चैप्टर हो गए। अब आप इसको धीरे धीरे दोहरा लीजिए।
दोहराएंगे तो आपको 10 से 10 चैप्टर याद हो जाएंगे। आप एक काम और करते हैं। क्या काम करते हैं? पहले चैप्टर के कितने स्टैंडर्ड होते हैं और पहला चैप्टर कौन सा है बताओ? सही बताया। पहला चैप्टर है एक्सेस असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर AAC। अब भाई AAC में कितने स्टैंडर्ड होते हैं बताओ? आप लोग बताएं। AAC में कितने स्टैंडर्ड होते हैं कैसे पता चलेगा महाराज? जब हमने बताया नहीं तो कैसे पता चलेगा? 14 स्टैंडर्ड होते हैं, 14 स्टैंडर्ड होते हैं। देखो मुझे मेरे दोस्तों ने एक बात कही थी जब इस वीडियो को बनाना, इंग्लिश में बहुत सारी बुक दी गई है, 5th एडिशन आप मुफ्त डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मेरे साथियों ने कहा कि NABH को इस तरह से पढ़ाना कि एक जनरल अटेंडेंट GDA भी अच्छी तरह से समझ ले। तो मैं इसी तरह से पढ़ा रहा हूँ। कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं अगली बार इम्प्रूव कर सकूँ। तब AAC में कितने स्टैंडर्ड हुए? AAC चैप्टर नंबर 1 और स्टैंडर्ड हुए इसमें 14। तो आज कितने स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं? वीडियो बनानी है 9 मिनट। मैं समझता हूँ 5 स्टैंडर्ड तो हो ही जाएंगे। चलो कोशिश करते हैं। 5 और फिर बचे। इस तरह से हम वीडियो बनाएंगे छोटी छोटी। आपके कमेंट्स आए और आपने लाइक किया तो हम आगे भी वीडियो बनाएं, वरना फिर यहीं फुल स्टॉप। चलते हैं। AAC जो हमारा चैप्टर है उसका स्टैंडर्ड नंबर 1 AAC 1 क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस एंड डिस्प्ले द हेल्थ केयर सर्विस दैट इट प्रोवाइड्स। एक बार और पढ़ो, आप ध्यान से सुनिए। AAC 1 द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस एंड डिस्प्लेज द हेल्थ केयर सर्विस दैट इट प्रोवाइड्स। ऑर्गेनाइजेशन कोई सी जो हॉस्पिटल है उसको वो सारी सुविधाएं, सर्विसेज जो डिपार्टमेंट उसके यहाँ है डिस्प्ले करने चाहिए जो उसके यहाँ है। जैसे आपका हॉस्पिटल तो उसमें क्या क्या है वो डिस्प्ले होना चाहिए और क्या क्या नहीं है वो भी डिस्प्ले होना चाहिए। साथ में इसमें वर्ड जुड़ा हुआ है डिफाइन, यानी कि ये भी डिफाइन करना चाहिए उस डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आपने लिखा कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी में क्या क्या है ये डिफाइन होना चाहिए। आपने लिखा न्यूरोलॉजी, तो न्यूरोलॉजी में आपकी क्या क्या है ये डिफाइन होना चाहिए। तो ये सारी सर्विसेज स्कोप ऑफ सर्विसेज के तहत आपके हॉस्पिटल में ऐसी जगह लगी हो जहाँ घुसते ही सबको पता चल जाए, यानी कि यार में दुख क्यों ये पता ही नहीं चल रहा इनके यहाँ क्या है। दूसरा, हर व्यक्ति को इसके लिए ट्रेनिंग देना है आपको। गार्ड, हाउसकीपिंग, GDA, नर्सेस, फ्रंट ऑफिस और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, प्रत्येक को ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या क्या सर्विसेज हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या सर्विस है और क्या सर्विस नहीं। ये ट्रेनिंग भी AAC चैप्टर के 1st स्टैंडर्ड में हमें देनी चाहिए। मात्र डिस्प्ले करके तीसरी नहीं होगी। आगे चलें। AAC 2 द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए वेल डिफाइंड रजिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन पर क्या होना चाहिए, उसके होती है क्या होती है रजिस्ट्रेशन की और एडमिशन की एक प्रोसेस होनी चाहिए। सबके होती है लेकिन ये नोटेड होनी चाहिए। ये आपके यहाँ एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, लिखी होनी चाहिए कहीं पॉलिसी एंड प्रोटोकॉल में कि यहाँ इस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है और इस तरह से यहाँ पर एडमिशन होता है। OPD से एडमिशन आएगा तो इस विधि से होगा, इमरजेंसी से एडमिशन आएगा तो इस विधि से होगा। और वो चीज़ मात्र फ्रंट ऑफिस वालों को नहीं पता होनी चाहिए, यानी कि फ्रंट ऑफिस को तो पता ही हो, साथ में उस फ्लोर के सभी लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति एडमिशन के लिए आता है और आप कहते जाओ फ्रंट ऑफिस में मिल लो, सबसे बड़ा फेलियर है। आपको पूरा पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है,
और एडमिशन प्रोसेस क्या है, आपको उस व्यक्ति को, जो भी आपके यहाँ पेशेंट आए हैं, अटेंडेंट आए हैं, उनको गाइड करना होगा। आप कोई भी हो, AAC2 चैप्टर ये बताता है। ये नहीं कि आपने बस एक पॉलिसी बना ली और दुबका के रख ली, अब असेसर आएगा आप उसे दिखा दोगे साहब हमारी ये पॉलिसी। असेसर आपसे पूछेगा, किसी भी व्यक्ति से पूछ सकता है आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है, आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है, एवरीबडी शुड नो। ठीक, आ जाते हैं AAC3, यानी कि जो हमारा AAC चैप्टर 1 है NABH का, उसके स्टैंडर्ड 3 पाएगा। क्या है साहब, देयर इज एन एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफर इन एंड आउट दोनों और रेफरल ऑफ पेशेंट। एक बार और पढ़ दूँ, AAC3, देयर इज एन एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म for transfer in and out or referral of patient, in and out ब्रैकेट में, यानी कि आपकी एक एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म होनी चाहिए पेशेंट को ट्रांसफ़र करने की, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, दूसरे वार्ड से तीसरे वार्ड में। पहली बात। दूसरी बात क्या, अगर अपने हॉस्पिटल से बाहर भेज रहे हैं उसकी भी। और ये प्रोसेस, ये पॉलिसी आपकी नोटेड होनी चाहिए। एक दूसरा, जैसे आप एक वार्ड से दूसरे वार्ड भेज रहे हैं तो उसका एक फॉर्म होता है, कंसल्ट होती है, फॉर्म भरा जाता है। ये पेशेंट, ये नाम, ये UHID, इस वार्ड से इस वार्ड में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इस स्टाफ से इस स्टाफ ने हैंडओवर लिया, प्रॉपरली हैंडओवर दिया जाता है, रिटिन हैंडओवर दिया जाता है उसमें। ये आपकी मैकेनिज्म एकदम क्लियर होनी चाहिए। और वार्ड में जब असेसर जाएगा तो नर्सिंग स्टाफ से आपके ये पूछेगा AAC3 स्टैंडर्ड 3 के तहत कि भाई तुम्हारे पेशेंट को रेफ़र करने की और ट्रांसफ़र करने की मैकेनिज्म क्या है। रेफ़र मतलब हॉस्पिटल से बाहर भेजते हैं तो उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और अगर अंदर वार्ड से वार्ड में भेज रहे हो तो उसकी मैकेनिज्म क्या है। एवरी नर्सिंग स्टाफ शुड नो अबाउट, और ऑन ड्यूटी RMO आल्सो, ऑन ड्यूटी RMO को और नर्सिंग स्टाफ को ये पता होना चाहिए। हम आते हैं अगले स्टैंडर्ड पर, AAC4, पेशेंट केयर फॉर बाय द ऑर्गेनाइजेशन अंडरगो एन एस्टेब्लिश्ड इनिशियल असेसमेंट। AAC4, एक बार फिर मैं आपको एक एक शब्द करके बता रहा हूँ, आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। पेशेंट केयर फॉर बाय द ऑर्गेनाइजेशन अंडरगो एन एस्टेब्लिश्ड इनिशियल असेसमेंट। देखिएगा, जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो आप इनिशियल असेसमेंट करते हैं, तो इनिशियल असेसमेंट का भी एक सिस्टम होना चाहिए कि इतनी देर में इनिशियल असेसमेंट हो जाएगा। पेशेंट आते ही तुरंत इनिशियल असेसमेंट ऑन ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा होना चाहिए, स्टाफ के द्वारा होना चाहिए। उस असेसमेंट की डिटेल आप लिखेंगे पूरी। ये इनिशियल असेसमेंट की पूरी प्रक्रिया आपके यहाँ होनी चाहिए पेशेंट की। उसका टेट भी होना चाहिए, इतने समय में इनिशियल असेसमेंट आपने कर दिया। और उसके बाद पेशेंट केयर के तहत, अब पेशेंट केयर में अब आते हैं AAC5। आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। AAC5 में क्या है, पेशेंट केयर फॉर बाय द ऑर्गेनाइजेशन अंडरगो ए रेगुलर री असेसमेंट, यानी कि आपने पहले असेसमेंट किया ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने, ये बहुत ज़रूरी है असेसमेंट करना, क्योंकि असेसमेंट और वो भी सही से करना इसलिए ज़रूरी है सही से असेसमेंट करना। अगर आप सही से असेसमेंट करते हैं तो पेशेंट सही डिपार्टमेंट में जाता है और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, ऑन ड्यूटी डॉक्टर हैं, आपकी गैस्ट्रिक पेन हुआ, डॉक्टर साहब ने सोचा गैस्ट्राइटिस है, उन्होंने उठा के गैस्ट्रिक डिपार्टमेंट में भेज दिया। गैस्ट्रिक वालों ने ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा लिए, पेशेंट का पेन बढ़ता जा रहा है, फिर पता चला किसी ने ECG एडवाइस की, ECG में इंफीरियर लीड में ST एलिवेशन आ गया, इंफीरियर वोल MI आया। फिर आपने कार्डियोलॉजी को ओपिनियन दी, इतनी देर में पेशेंट के साथ नमो नारायण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर आप क्या करो, अगर डॉक्टर साहब उस समय ECG कर लेते तो, अच्छे से हिस्ट्री ले लेते तो इनिशियल असेसमेंट होना अच्छी ज़रूरी है, और फिर रेगुलर री असेसमेंट होना भी ज़रूरी है। AAC स्टैंडर्ड 4 और 5 बार बार यही कह रहे हैं। तो यहाँ तक आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि हम NABH की बुक को पढ़ते हैं, उसके चैप्टर्स को पढ़ते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स को पढ़ते हैं,
हमें अच्छे से पता चल जाता है। एक अच्छे हॉस्पिटल को चलाने के लिए, अगर हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो हमारा जो क्वालिटी लेवल होगा वाकई बहुत अच्छा होगा। क्वालिटी के साथ सबसे बड़ी बात क्या है, सेटिस्फेक्शन ऑफ पेशेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो आज हमने ये थोड़ा सा NABS का परिचय और AAC जो चैप्टर है उसके 5 स्टैंडर्ड्स का डिस्कस किया है। अब अगले वीडियो में आपके डिमांड के बाद हम इस पर पढ़ाई करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।